मम्मी तो घर पर नहीं है आंटी। अरे तो राजेश जी को बुला देना बेटी। पापा? अच्छा पापा, वो पोटैटो वाली आंटी आई है। भाभी जी आओ। रमा, ये पोटैटो वाली क्या होता है? सॉरी बोलो आंटी को। अरे आप ही तो इनको पोटैटो वाली बोलते हैं ना। संस्कार तो बड़े अच्छे दिए हैं बेटी को आपने राजेश जी। चलती हूँ मैं। थोड़ी देर में मनीषा हाथ में थैला लिए वापस घर लौटती है। यहाँ सभी के बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, और एक तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या बोलना है। पहले खुद को देख लो, फिर कुछ बोलना मेरी लाडो को। बाकियों के बच्चों की तरह इधर की उधर तो नहीं करती। अरे पेट की साफ है मेरी रमा। वही ना मम्मी, तुम ही बताओ। पापा खुद ही बोलते ना कमला आंटी को पोटैटो वाली। अंकल आलू बेचते हैं ना, तो नाम तो ठीक ही रखा है। अगर उन्होंने मना किया होता तो मैं ये नाम नहीं लेती। जिसे मैंने थोड़ी ना बताया आंटी को कि आप मंदिर का कहकर प्याज लाने गई हो। तुम प्याज ले आई? अरे कितनी बार कहा है कि प्याज लहसुन घर पर नहीं बनेगा, पर लॉर्ड साहब के लिए झूठ बोलना भी सीख गई तुम। अब तो मुझे विश्वास हो गया, रमा तुम्हारी ही बेटी है। रमा यूं तो 25 साल की हो चली थी, पर मन से अभी तक बच्ची ही थी। उसे ये दुनियादारी सच झूठ की ज्यादा समझ नहीं थी। वो सब कुछ सबके सामने कह देती थी। रमा के इसी भोलेपन पर सोमेश का दिल आ गया और वो रिश्ता लेकर राजेश जी के घर पहुंच गया। कुछ ही दिनों में ये मंगल कार्य भी हो गया और रमा सोमेश की शादी हो गई। मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। अरे मेरी प्यारी रमा, कोई बात नहीं, YouTube पे मैं वीडियो चला देता हूँ, देख कर पहन लो, पर बाहर किसी को मत कहना। रमा बाहर हॉल में जाती है, जहाँ पहले से ही विद्या की सहेलियां बैठी हुई थी। अच्छा हाथ मारा है विद्या तूने तो। ऐसी बहू तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। चांद का चकोर है रमा तो। मेरे सोमेश की पसंद जो है। वैसे साड़ी बड़ी अच्छी है बहू। हाँ, कुछ दिन की ही तो बात है। मम्मी कह रही थी कि 10-15 दिन में तो सूट पहन लेना और फिर जींस, ताकि किसी को अजीब भी ना लगे। अरे अरे बहू। अरे रमा, तुम कल से ही पहन लो ट्राउजर। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बेटा। विद्या सबके सामने बात को तो संभाल लेती है, पर रमा की बात उसके दिमाग में काटने लग जाती है। एक दिन वो सोमेश से कहती है, अपनी सास की हरकतें देख रहे हो, अभी से बेटी को भरने लगी है। अरे माँ, वो उसकी माँ है, चिंता करती है और कुछ नहीं। तुम भी तो चाहोगी ना कि सोमा को अपने ससुराल में कोई दिक्कत ना हो, और वैसे भी रमा कहाँ कुछ छुपाती है। अगले दिन नाश्ते के समय, चलो रमा, कुछ नाश्ता तैयार कर लेते हैं हम। हाँ हाँ मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं खुद बनाती हूँ, आप बैठिए ना। रमा किचन में जाती है और सभी के लिए मैगी बनाकर टेबल पर सजा देती है। सभी नाश्ता करने आते हैं। देखो तो मेरी रमा ने क्या बनाया है। हैं? ये क्या मजाक है बहू, मैगी? हाँ मम्मी जी, मुझे तो बस पापड़ सेकना और मैगी बनाना ही आता है। देखिए ना, पापड़ भी सेक कर रखे हैं मैंने। वाह भाभी, यू आर फैबुलस। मम्मी तो मुझे मैगी खाने ही नहीं देती थी, मजा आ गया। अरे इससे अच्छा तो मैं ही कुछ बना लेती, मूड का सत्यानाश कर दिया इसने। रमा की आंखें भर आती है। वो धीमी आवाज में कहती है, आपके घुटनों में दर्द रहता है ना मम्मी जी, मुझे लगा मैं कुछ बना लूंगी तो आप आराम कर पाएंगी। देख लिया मम्मी, मुझे तक नहीं पता था कि आपके घुटनों में दर्द है, और रमा समझ गई। दिन बीतने लगते हैं। पहले तो विद्या को लगा कि कुछ दिन में रमा बदल जाएगी, पर रमा कहाँ बदलने वाली थी। धीरे धीरे विद्या को इन चीज़ों से चिढ़ होने लगी, क्योंकि अनजाने में रमा सभी के सामने ऐसी बातें कर देती थी जिसके कारण मोहल्ले की औरतें पीठ पीछे रमा का मजाक बनाती थी। शादी को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रमा सोमा को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ सोमा, तुम रो क्यों रही हो?
अच्छा, सब तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं इसलिए ना? अरे मैं हूं ना, इतनी जल्दी नहीं होने दूंगी तेरी शादी। घर पर तो छोटी सी बात पर सब ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो क्या हो गया है। ऊपर से हमारी सोसाइटी की आंटीज। मैं क्या करूं भाभी? मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मेरी फेक वीडियो बना ली और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है भाभी। मुझसे गलती हो गई। अरे इतनी सी बात पर क्या रोना सोमा? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, गलती तो उसकी है। तुम क्यों रो रही हो? और मेरा वीडियो भाभी, लोग मुझे गलत समझेंगे ना। देखो, मेरी मम्मी कहती थी कि मन साफ होना चाहिए और वो तो तेरा है ही। मैं सब संभालूंगी, रोना बंद करो। रमा एक हैकर थी। उसने सोमा के बॉयफ्रेंड का फोन हैक करके वीडियो डिलीट कर दिया और लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पर बात छुपने वाली कहाँ थी? घर वालों को इस बात की भनक लग ही गई। यही सब करने तुझे भेजा था मैंने। अरे क्या जरूरत थी किसी से बात करने की है? मम्मी जी, अगर आप सोमा को दोस्त की तरह रखती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। पर लोग क्या कहेंगे, ये सोचने के कारण आपने सोमा पर इतनी पाबंदियां लगाई। अगर मैं नहीं संभालती तो पता नहीं क्या हो जाता। सब बहस कर ही रहे होते हैं कि रोती हुई रिम्पा अपनी बेटी के साथ हाथ में सामान लिए विद्या के घर पहुंचती है। मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया विद्या। उसे मेरी बेटी फूटे आंख नहीं भाती। हम सब रमा को मंदबुद्धि कहते थे, ना समझते थे। पर अगर समझदार बहू मेरी बहू की तरह होती है तो भगवान सबको रमा जैसी ना समझ बहू ही दे। उसने अपनी ननद के लिए सारे मोहल्ले वालों से बैर कर लिया। अरे तुझे भी कितना प्यार करती है वो। हाँ आंटी, अब मुझे लगता है कि काश सब रमा जैसे होते। किसी के मन में कोई छल कपट ना होता, किसी बात की टेंशन नहीं। आप बहुत लकी हो आंटी। सबको समझने की जरूरत है कि हमें परफेक्ट नहीं, मन के साफ लोगों की तलाश करनी चाहिए। कामकाजी नहीं, बेटी जैसी बहू लानी चाहिए। सबकी बातें सुनकर विद्या की आंखें भर आती है और वो सोमा और रमा को अपने गले लगा लेती है। वो लेडीज कपड़े बेचने का काम करती थी, हर वक्त व्यस्त और जेब में पैसे। एक दिन पलक फोन पर बात कर रही है। क्या है माँ, आप और पापा हम लोगों के साथ रहने क्यों नहीं आ जाते? अरे तुझे तो पता है ना, तेरे ससुर जी को पूरा घर घूमने का कितना शौक है। वो तो बस कभी छत तो कभी आंगन में घूमा करते हैं। शहर में कहाँ बेटा फ्लैट्स में मन लगेगा हम लोगों का। हाँ माँ जी, बोल तो आप ठीक रही हैं, लेकिन वक्त पे कहते हैं ना, अजीब चाल चलता है। पलक के ससुर का देहांत हो जाता है, जिसके बाद पलक की सास को बेटे और बहू के साथ शहर में रहने आना पड़ जाता है। बेटा, मैं सारा दिन घर में बैठी रहती हूँ। पोती भी बड़ी हो रही है, वो भी उसकी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती है। मैं सोच रही हूँ कोई अपना काम कर लूँ। वैसे भी गारमेंट्स के काम का अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। नहीं माँ, ये सब सोचना भी मत। लोग क्या कहेंगे कि माँ से काम करवाने गांव से लेकर आए? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। चुपचाप यहाँ बैठकर मौज करो। सास बेचारी, जो कभी भाग भाग कर कभी बाजार तो कभी घर का काम किया करती थी, अब एक कमरे में बंद होकर रह जाती है। एक रोज वो शाम को पार्क में घूम रही होती है कि एक पंडिताइन उसके पास आती है। जय श्री कृष्णा बहन जी, हम लोग मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर बनने के लिए आप जो योगदान देने का मन रख रही हो, आप भी दे सकती हैं। कुछ पैसों से अगर मदद कर दें तो काफी अच्छा रहेगा। सास को याद आता है कि कैसे उसके पति इन सब कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वो तो मेरे पति नहीं रहे, वरना वो तो कभी दान दक्षिणा में पीछे नहीं रहते। वो नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप तो है ना, आप अपने पति का शौक पूरा करिए। 501 का दान देना चाहेंगी आप? सास बेचारी पर्स देखती है, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते। पति किसान थे तो कहाँ से पेंशन आती? जमा पूंजी सब खत्म हो चुकी थी। अब जो था वो तो बेटा ही था। अरे वो तो मैं बस घूमने ही निकली थी, तो पैसे लेकर नहीं आई। फिर कभी जरूर।
ये बोलकर पलक की सास वहां से चली जाती है। लेकिन वो घर में फिर से बेटे से काम के लिए बात करती है। बेटा, मैं कुछ करना चाहती हूँ, घर पर रह रहकर बोर हो गई हूँ मैं। किस चीज की कमी है माँ तुमको? खाना पीना कपड़े क्या नहीं है, बोलो। ये बात नहीं है बेटा, बस। तभी वहाँ पलक आ जाती है। उसे नहीं पता होता कि माँ बेटे में क्या बात हो रही है। क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है ना? सास बहू को परेशानी नहीं बताना चाहती। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। चलिए फिर, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है। माँ कल ऑफिस जल्दी जाना है, आप प्लीज मुन्नी को स्कूल बस में छोड़ आना। सास चैन की सांस लेती है कि बहू ने कुछ सुना नहीं। अगले रोज सास पोती को स्कूल की बस में बिठाकर आ रही होती है कि सामने से उसे आम वाला दिखता है। आम? अरे वाह, कितने पीले पीले और फ्रेश लग रहे हैं। मन ललचा रहा है इन्हें खाने के लिए। बेटे को बोलूं कि शाम को लेकर आए। अरे बहन जी, आम को काहे घुरी जा रही हो? 1 किलो ले भी लो ना। आम की खुशबू सास के नाक के अंदर तक चली जाती है। कब बेटे को बोलूंगी, कब वो लेकर आएगा। सही तो है, 1 किलो ले ही लेती हूँ। सारा दिन आराम से मैंगो शेक और आम काट काट कर खाऊंगी। अब अच्छा तोल दो, अच्छा सा देख कर 1 किलो। आम वाला आम तोलता है, लेकिन सास ये भूल जाती है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं। अब भैया रहने दो, मैं तो आम के नशे में भूल ही गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। आम वाले को गुस्सा आ जाता है। अरे क्या है, क्यों समय बर्बाद कर रही हो? पैसे होते नहीं और आ जाते हैं आम लेने। टाइम खराब कर दिया, धंधे का वक्त चल रहा है वैसे भी। सास का मन टूट सा जाता है। वो मन ही मन सोचती है, बताओ क्या दिन आ गया है। अब तो राह चलता रेडी वाला भी सुनाकर चला जाता है। वो बेटे को फोन करती है। बेटा, वो आम लेते आना ना, खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या माँ, अभी अभी तो आम आया है, बहुत महंगा होगा। कुछ दिन रुक जा, ले आऊंगा। और हाँ, शाम को खाने में तू वो वाली भिंडी की सब्जी बनाना जो तू स्कूल के टिफिन में देती थी। माँ बेचारी भूल जाती है कि वो क्या चाहती थी। वो चुपचाप भिंडी काटने बैठ जाती है। शाम को बहू घर आती है। अरे माँ, आपने क्यों खाना बना दिया? मैं बना दी ना। वो बिट्टू बोल रहा था भिंडी खानी है तो। हाँ माँ, मैं जब भी भिंडी बनाती थी तो कहती थी माँ जैसी क्यों नहीं बनाती। अब क्या समझाए कि माँ तो माँ होती है, उसके जैसे कैसे बन सकता है मेरे हाथ का खाना। अच्छा चलिए माँ, खाना बन चुका है तो चलकर थोड़ा पार्क में घूम लेते हैं। सास बहू पार्क में घूम रही थी कि तभी सामने से बहू की सहेली आ जाती है। अरे क्या बात है पलक, तुम्हारी माँ आई हुई है? नहीं जी, वो मैं इसकी। हाँ माँ है मेरी, दोनों की शक्ल भी मिल रही है एकदम। सास सहेली की बात सुनकर हंस देती है। हाँ, सभी कहते हैं कि बेटी और माँ एक जैसे हैं। सहेली आगे निकल जाती है, लेकिन पलक को सास की बात अच्छी लगती है। वो शांत हो जाती है। क्या बात है पलक, पसंद नहीं आया मैंने उसे ऐसा कहा तो? क्या सोचने लगी? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप मुझे सिर्फ बेटी बोलती हैं, लेकिन मानती नहीं है। सास को पलक की बात अजीब लगती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताती क्यों नहीं? क्या बात है, क्यों परेशान रहती हैं आप? अरे नहीं बेटा, तुम लोगों के होते मैं क्यों परेशान रहूं? मैं तो बस बेटे से ऐसे ही बात करती रहती हूँ। एक रोज बहू, सास और पोती घूम रहे थे। माँ, आप मुन्नी के साथ यहीं रुकिए, मैं एक सामान लेकर आ रही हूँ। दादी, एक गुब्बारा दिला दो ना। दादी के पास पैसे नहीं होते, वो उसे मना कर देती है तो पोती रोने लगती है। अब तो सास के सब्र का बांध टूट जाता है। वो भी पोती को रोता देख रोने लगती है। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या हुआ माँ? मैंने दादी को गुब्बारा दिलाने का बोला, ना दिलाना पड़े इसलिए रोने लगी। बहू अपनी बेटी को इस बात के लिए डांटती है और घर आकर अगले दिन, माँ वो नीचे जो गैरेज है ना, वहाँ मैंने साफ सफाई करवा दी है। कल से आपकी गारमेंट शॉप वहीं खुलेगी और जब तक शॉप थोड़ी चल न जाए
ये पैसे रख लीजिए, लेकिन शॉप चल जाने पर ब्याज के साथ वापस करना होगा। सास मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है कि जो बात उसका बेटा नहीं समझ पाया वो बहू समझ गई।